राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल में हम कर रहे थे राजस्थान की स्थिति व विस्तार। हमने जो पॉइंट किया था वो था अक्षांश व देशांतरीय स्थिति और विस्तार क्या था। तो बात ये आती है कि जो अक्षांश है वो क्या है, अक्षांश रेखा क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताया था। थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि अक्षांश रेखा है वो क्या है। अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है। ये क्या चीज है? एक काल्पनिक रेखा। समझिएगा दोस्तों इसको, ये एक काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी दिखाता है। क्या दिखाता है? उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी है वो बताती है। क्या होती है वो? काल्पनिक रेखा। क्या चीज? अक्षांश रेखाएं। कौन सी रेखाएं? अक्षांश। जो अक्षांश रेखाएं हैं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, ये किसी भी स्थान की दूरी और जलवायु, दूरी व जलवायु निर्धारण में सहायक होती है। क्या होती है? दूरी व जलवायु निर्धारण जो किया जाता है किसी स्थान का, वो किसके आधार पर किया जाता है? अक्षांश रेखाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कि ये एक पृथ्वी है, समझिएगा इसको आप स्टूडेंट्स। ये अब यहां सबसे पहले हम अक्षांश रेखा खींचते हैं 0 डिग्री अक्षांश पर। कौन से पर? 0 डिग्री अक्षांश। ये आ गया। जैसे ये कितने डिग्री है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश जो है जिसको हम बोलेंगे कौन सी रेखा कहते हैं? भूमध्य रेखा। कौन सी? भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है? ये है हमारी भूमध्य रेखा। अब ये जो अक्षांश, जो काल्पनिक रेखाएं हैं, वो किसी स्थान की दूरी निर्धारण में सहायक और जलवायु निर्धारण में सहायक कैसे होती है कि जैसे अगर हम इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे इसके कितने हम इससे ऊपर जाते हैं, मान लीजिए 26.5 डिग्री। कितने जाते हैं? 26.5 डिग्री। तो 26.5 डिग्री पे कौन सी रेखा आ जाती है? करक रेखा। कौन सी रेखा आ गई? करक रेखा। करक रेखा आ जाती है। उसके पश्चात जैसे ही हम उत्तरी अक्षांश, कितना? ये जो उत्तरी अक्षांश है उसकी तरफ हम जाते हैं 45 डिग्री। कितने डिग्री जाते हैं हम? जैसे ही हम 45 डिग्री जाते हैं, कितने डिग्री जाते हैं? 45 डिग्री जाते हैं। तो ये जो 45 डिग्री के जो जलवायु आएगी यहाँ पे 45 डिग्री पर, वो कौन सी होती है? उपोष्ण जलवायु। कौन सी होती है भी? उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण, यहां जो होगा स्थान, यहां कौन सी जलवायु होगी? उपोष्ण जलवायु होगी। इसके पश्चात ये कितने डिग्री पे था? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसके बाद जो 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा, कौन सा? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जो जलवायु होगी, ये जो यहाँ की जलवायु होगी, कहां पे? 45 और 60 डिग्री उत्तरी देशांतर के बीच जो जलवायु होगी वो होगी शीतोष्ण जलवायु। कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु। और उसके बाद जो स्थान बच गया, शेष जो स्थान रह गया, यहां पे कौन सी जलवायु होती है? शीत जलवायु। तो इस तरीके से जो अक्षांशीय स्थिति जो है वो किसी भी स्थान की क्या चीज, जो जलवायु है उसके निर्धारण में भी सहायक होती है। ये जैसे शीतोष्ण हो गया और ये क्या हो गया? उपोष्ण। उसी तरीके से अगर आप इसके दक्षिणी अक्षांश की तरफ आओगे तो वही दक्षिण अक्षांश पे आओगे तो 26.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? मकर रेखा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि मकर रेखा और कर्क रेखा के आधार पर भी जलवायु कैसे प्रभावित होती है, वो भी हमने पढ़ा था। उसी तरीके से फिर जैसे ही हम 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर आएंगे तो वही चीज, ये जो स्थान बच गया, ये जो है 60 डिग्री वाला, यहां पे कौन सी जलवायु होगी? यहाँ पे होगी शीत जलवायु। उसी तरीके से जो ये 45 और 60 के बीच का है, ये कितने डिग्री उत्तरी जो अक्षांश की बात कर रहे हैं, दक्षिण अक्षांश, ये जो स्थान होगा यहाँ पे कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु। कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु। और ये जो 26 से
26.5 से 45 डिग्री के बीच जो स्थान है वहां पे कौन सी जलवायु होती है? उपोष्ण जलवायु। कौन सी होती है? उपोष्ण जलवायु। उपोष्ण जलवायु। तो इस तरीके से क्या चीज है स्टूडेंट्स, क्या है, कोई भी जो अक्षांश रेखा है वो किसी स्थान की जलवायु का निर्धारण करने में सहायक होती है। तो इसलिए अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी होती है। पूछ लिया जाता है अक्षांश रेखा क्या है, तो ये उत्तर से दक्षिण की कौन सी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये उत्तर से दक्षिण की, ये यहां से उत्तर से दक्षिण की ये जो दूरी है ना, कोणात्मक दूरी, ये कोणात्मक दूरी क्या कहलाती है? एक अक्षांश यानी काल्पनिक रेखा है। और जो काल्पनिक रेखा है वो किसी स्थान की दूरी और जलवायु निर्धारण में क्या होती है? सहायक होती है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो 0 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो 0 डिग्री अक्षांश है वो हमारी कौन सी रेखा कहलाती है? भूमध्य, या जिसको हम विषुवत रेखा भी कहा जाता है। अब इससे अगर हम ऊपर की तरफ 26.5 डिग्री जाएंगे तो कौन सी रेखा आती है? कर्क रेखा आती है। उसके बाद जब 45 डिग्री तक पहुंचते हैं तो वहां की जो जलवायु है वो कौन सी होती है? उपोष्ण जलवायु होगी। और उसके बाद 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते हैं तो कौन सी जलवायु होती है? शीतोष्ण जलवायु होगी। और जैसे ही हम 60 डिग्री से ऊपर जो बच गया स्थान वहां पे कौन सी जलवायु होती है? शीत। उसी तरीके से अगर हम दक्षिणी जो अक्षांश है उसकी तरफ आते हैं तो दक्षिण अक्षांश की तरफ आएंगे तो 26.5 डिग्री पर मकर रेखा आती है। उसके बाद 45 डिग्री तक की जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? ये जो जलवायु होगी ये जलवायु होगी उपोष्ण जलवायु। फिर 45 से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच की जो जलवायु होगी वो कौन सी होगी? शीतोष्ण जलवायु। और जो शेष जो जलवायु एरिया रहेगा वो कौन सी होती है? शीत जलवायु। इस तरीके जो अक्षांश रेखा है वो किसी भी स्थान की क्या चीज, किसी भी स्थान की जो दूरी है उस वो दूरी या जलवायु निर्धारण में क्या होती है? सहायक सिद्ध होती है। उसी तरीके से हम बात करते हैं देशांतर की। क्या बात करते हैं हम? देशांतर। देशांतर क्या है? तो दोस्तों देशांतर की अगर हम बात करें, क्या चीज है देशांतर? तो वो चीज कि देशांतर एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर क्या है? काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा, देशांतर भी एक काल्पनिक रेखा है। किस तरीके की काल्पनिक रेखा है कि ये क्या है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की, पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी। क्या चीज है? कोणात्मक दूरी। कोणात्मक दूरी है। और विशेष बात क्या है इसमें कि जिस तरीके से अक्षांश रेखाएं जलवायु और दूरी निर्धारण में सहायक होती है उसी तरीके से देशांतर रेखा समय निर्धारण में सहायक होती है। किसी भी स्थानों का अगर समय निर्धारित किया जाता है तो ये कौन सी रेखाएं करती है? देशांतर रेखाएं। इसलिए इन्हें समय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्हें समय रेखा है वो भी कहा जाता है। समझ में आ गया? तो देखिए जैसे वही हम उसी तरीके से करते हैं। मान लीजिए ये पृथ्वी है। अब यहां से हम देशांतर रेखाएं खींचते हैं। जैसे ये तो हो गई हमारी 0 डिग्री देशांतर। कितनी हो गई? 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर जिसे का क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है इसे? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा। उसके बाद इसके उसी तरीके से ये पूर्वी भाग हो गया और ये पश्चिमी भाग हो गया। अब ये दो भागों में बांट रही है। कौन कौन से बताए थे? एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। तो जैसे ही हम इसके पूर्व की तरफ 180 डिग्री देशांतर है वहां जाते हैं और इधर भी 180 डिग्री पश्चिमी की तरफ जाते हैं। कितने कितने डिग्री की बात कर रहे हैं? 180 डिग्री देशांतर और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये जो रेखा है ये समय निर्धारण करती है। इस रेखाओं के आधार पर क्या निर्धारित किया जाता है? समय निर्धारित किया जाता है। इसलिए इसे
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? ये जो रेखा है ना, इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है, जिसका निर्धारण कब किया गया? 1884 ईस्वी में किया गया। उसी तरीके से जो पश्चिमी की तरफ जो रेखा है 180 डिग्री देशांतर रेखा, वो भी, ये भी क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्यों कहा जाता है? किसी के आधार पर समय का निर्धारण है वो किया जाता है। ये विशेष बात आप क्या रखोगे? ध्यान रखोगे। अब इसके पश्चात क्या चीज ध्यान रखोगे कि जो पूर्वीय देशांतर है, अगर आप यहां से 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, यहां से अगर आप पूर्वीय देशांतर की तरफ जाओगे तो समय में वृद्धि होती है। समय में क्या होती है? अभी वृद्धि होती है। उसी तरीके से अगर आप ग्रीनविच रेखा से पश्चिम देशांतर की तरफ आओगे तो क्या होती है? समय में कमी। समय में क्या होती है? कमी। तो ये दोनों विशेष बातें ध्यान रखोगे। अब बात यह आती है कि समय का निर्धारण कैसे किया जाता है। किसकी बात करें? समय का निर्धारण हम कैसे करेंगे? तो देखिए दोस्तों, सिंपल सी छोटी सी बात है कि मान लीजिए जैसे हम बात करते हैं राजस्थान की, इस तरीके से राजस्थान, मान लीजिए हमने पढ़ाई था, राजस्थान था, वो कौन से गोलार्ध के अंदर था? वो जो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में था। अगर हम बात करते हैं, जैसे ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। अब यहां से आपको ये दे दिया गया कि मान लीजिए जैसे अगर आपको दे दिया गया कि 70 डिग्री देशांतर से 70 डिग्री देशांतर जो है, यहां से जयपुर पहुंचने में 4 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का? या मान लो 4 घंटे का समय लगता है। 4 घंटे का समय है वो लगता है। अब 4 घंटे का अगर समय लगता है तो बताइए कि जयपुर की देशांतरीय स्थिति क्या है? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। या इससे पहले अगर हम देखें तो जो 0 डिग्री देशांतर जो रेखा है, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके बारे में भी आप देखिए दोस्तों। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये हो गया। इसके बाद ये समय में वृद्धि होती है, आपको बता ही दिया। इसके बाद जो भारतीय समय है वो निर्धारण किया जाता है। जो इसके बाद जो 82.5 पर ये रेखा आएगी। कितनी? 82.5 सही 1/2 पूर्वीय देशांतर जो रेखा है, इस रेखा के आधार पर भारत के अंदर समय का निर्धारण किया जाता है, इसलिए इसे भारतीय समय रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा। ये जो रेखा है ये क्या है? भारतीय मानक समय रेखा। याद रखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा, मानक समय रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा है। अब आप बताते हैं कि किस तरीके से जो देशांतर रेखा है वो समय निर्धारित करती। अब ये देखिए, टोटल जो 24 घंटे के अंदर कितनी देशांतर रेखाओं को क्रॉस कर जाता है सूर्य? 24 घंटे के अंदर 360 डिग्री देशांतर। समझिएगा दोस्तों, 24 घंटे के अंदर कितने डिग्री हो गया? 360 डिग्री देशांतर। अब आप देखिए 24 घंटे के अंदर कितने मिनट हो गए? भी 24 घंटे के अंदर मिनट हो गए 24 × 60 मिनट, यानी कितने हो गए? ये 0 6 24, 1440 मिनट में कितना होता है? 360 डिग्री देशांतर। कितना होता है? 360 डिग्री देशांतर। तो इसके आधार पर देखो क्या चीज आ रहा है कि 1440 यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या आ गया? अभी तो टोटल 1440 मिनट बटे 360 करते हैं तो ये आ गया 24 2 4 मिनट। तो इस तरीके से 1 डिग्री देशांतर किसके बराबर होता है? 4 मिनट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना आप कि 1 डिग्री जो देशांतर है कितने मिनट में पार होती है?
4 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अभी आप देखिए जो ग्रीनविच रेखा है, यहां से जो भारतीय जो समय मानक है, जो रेखा है, उसकी दूरी कितनी है? 82.5 डिग्री। कितनी है? 82.5 डिग्री। और ये कितनी थी? 0 डिग्री। तो ये दूरी कितनी आ गई? 82.5 डिग्री। तो इसलिए जो भारतीय समय और ग्रीनविच रेखा का जो समय है, उसमें कितने घंटे का अंतर है, वो हम आसानी से इससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? देखिए कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट हो गया? 82.5 डिग्री देशांतर बराबर हो गया 82.5 डिग्री इंटू 4 मिनट, यानी टोटल हो गया 330 मिनट, यानी भाग देंगे तो बटे 330 मिनट, यानी कितने घंटे हो गए भी? 5.5 घंटे। कितने हो गए? 5 घंटा और 30 मिनट। तो इस तरीके से इस तरफ है ना, यानी 5.5 घंटे अधिक समय होगा। तो इसलिए जो ग्रीनविच रेखा का समय है और जो भारतीय समय है, उसमें कितने का अंतर पाया जाता है? 5.5 घंटा का अंतर पाया जाता है। इसलिए यही वजह है। और क्या होगा? अधिक होगा, क्योंकि हम जा रहे हैं कौन से गोलार्ध की तरफ? हम पूर्वीय देशांतर की तरफ जा रहे हैं। तो पूर्वीय देशांतर में समय की वृद्धि होती है, और यदि पश्चिमी देशांतर में आते हैं तो क्या आती है? समय की कमी। तो इस तरीके से जो काल्पनिक रेखा, देशांतरीय काल्पनिक रेखा है, जिसे समय रेखा कहा जाता है, इससे समय का निर्धारण किया जाता है। तो एग्जाम्पल आपके सामने है, किस तरीके से है। जैसे यहाँ की जो दूरी है, कहां की हम बात करते हैं कि 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा और भारतीय जो मानक समय रेखा है, उन दोनों के बीच कितने डिग्री का अंतर है? 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर। पूर्वीय देशांतर है तो यानी समय में क्या होगी? इधर जैसे जैसे जाओगे समय में होती है वृद्धि। अब समय में कितनी वृद्धि होगी वो देखते हैं। तो 82.5 डिग्री, 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, यानी 5.5 घंटा। तो हमेशा याद रखना, इसी वजह से क्या है, ग्रीनविच रेखा और भारतीय समय रेखा के बीच कितने घंटे का अंतर होता है? 12.5 घंटे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 4 AM है, यहाँ पे 4 AM है, तो हमारे टाइम क्या होगा? 9:30 मिनट, 9:30 AM। तो इस तरीके से जो देशांतरीय रेखा है वो क्या निर्धारित करती है? समय को निर्धारित करती है। ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। अन्य अगर देशांतरीय रेखा की बात करें, जैसे वो मैं एग्जांपल बता रहा था, उस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है वो आप देखिएगा। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया कि मान लीजिए यहां राजस्थान है, ये राजस्थान जो प्रारंभ हो रहा है, ये जैसे राजस्थान मान लीजिए प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। अब यहां ये दे दिया गया कि जैसे राजस्थान लगभग मान लीजिए यहां पे आपको मान दे दिया गया कि यहां 70 डिग्री देशांतर है। 70 डिग्री क्या है? देशांतर। यहां से किसी स्थान पर पहुंचने में आपको 4 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे लगते हैं। तो इस स्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? इस स्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? अब ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, देशांतरीय स्थिति क्या है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि यदि किसी स्थान, जैसे स्थान ये है, इस स्थान कितने डिग्री पर है? 70 डिग्री देशांतर से यहां से इस स्थान पर पहुंचने में कितने घंटे का समय लगता है? 4 घंटे का समय लगता है। तो बताइए कि यहां इस स्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है? तो बिल्कुल सिंपल सा है दोस्तों, आपको बताया था कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। 4 घंटे में कितने मिनट हो गए? 240 मिनट। कितने हो गए? 240 मिनट हो गए ना। तब वही तरीका कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितनी होती है? 4 मिनट, यानी 4 मिनट बराबर 1 डिग्री देशांतर होता है ना। तो 1 मिनट बराबर हो गया 1/4 और 240 मिनट बराबर हो गया इंटू 240 यानी 6। ये आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। तो यहां से यहां तक दूरी तय करने में कितना समय लगेगा?
प्लस 60 डिग्री देशांतर और हो गया। 60 डिग्री देशांतर का अर्थ क्या हो गया, यहाँ पे 70 तो पहले था और 60 ही, यानी ये जो देशांतरीय स्थिति है वो कितने की है, 130 डिग्री पूर्वीय देशांतर है उसकी स्थिति होगी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अक्षांश व देशांतर के आधार पर किसका हम समय का निर्धारण कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों अक्षांश व देशांतर स्थिति और इसके आधार पर और विस्तार कैसे हम समय का निर्धारण करते हैं। अब राजस्थान का जो विस्तार है, हम बात करते हैं राजस्थान के विस्तार में या स्थिति में। विस्तार और स्थिति की अगर हम बात कर रहे थे तो उसी में हम बात करते हैं जो सीमाएं हैं उनके बारे में। किसकी बात करते हैं, सीमा। जो सीमा की बात करते हैं तो सीमा को हम सामान्यतः कितने भागों में बांटते हैं, जो सीमा है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो होगी स्थलीय सीमा, कौन सी होगी भी, स्थलीय सीमा, और एक हो गई तटीय सीमा। दो भाग हो गए ना, एक तो होगी स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा, और एक होती है तटीय सीमा। कौन सी होती है, तटीय सीमा। तो सीमा को हम जो है दो भागों में बांटते हैं, एक तो स्थलीय सीमा और दूसरी कौन सी होती है, तटीय सीमा। जो स्थलीय सीमा है इसको हम फिर दो भागों में बांटा जाता है, एक तो अंतरराष्ट्रीय और दूसरा कौन सा होता है, राष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा, और दूसरी होती है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा। इस तरीके से जो हम सीमा को पढ़ेंगे, राजस्थान की जो सीमा है वो किस तरीके की है, तो ये रहेगी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा ये है। अगर हम बात करते हैं कुल स्थलीय सीमा की, तो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है, 5920। कितनी है, 5920 किलोमीटर, और तटीय सीमा है वो क्या है, नील। तो इस तरीके से कुल स्थलीय सीमा राजस्थान की है वो कितनी है, 5920। इसको भी हमने दो भागों में बांटा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो है 1070 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर, और जो अंतरराज्यीय यानी अन्य राज्यों को जो राजस्थान की सीमा छूती है उसकी अगर हम बात करें तो वो है 4850 किलोमीटर। तो इस तरीके से दोस्तों आप ये तीन चीज खासकर याद रखोगे कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो कितनी है। तो राजस्थान की कुल जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई जो है वो कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किलोमीटर। उसी तरीके से अंतरराज्यीय स्थलीय सीमा की बात करें तो वो कितनी है, 4850 किलोमीटर। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो राजस्थान की क्या है, कौन सी अंतरराष्ट्रीय सीमा राजस्थान की क्या है। दोस्तों हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए ये राजस्थान प्रारंभ होता है, इस तरीके से ये राजस्थान मान लीजिए यहां से प्राप्त। तो राजस्थान की ये जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और ये मिलता है इधर पाकिस्तान से। यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो राजस्थान की सीमा है वो निर्धारित होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा जिला आता है राजस्थान का, गंगानगर। कौन सा आता है, गंगानगर।
गंगानगर जिला आएगा। उसके पश्चात राजस्थान का यहां आता है बीकानेर जिला। कौन सा आता है भाई? बीकानेर। और फिर यहां आ जाए तो ये कौन सा जिला है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। और लास्ट में जो जिला है ये कौन सा है? बाड़मेर। कौन सा है? बाड़मेर। तो इस तरीके से राजस्थान की जो सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, वो कौन कौन से 4 जिलों से लगती है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब हम बात करते हैं कि ये जो कुल दूरी है वो है 1070 किलोमीटर। कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। अब किस राज्य जो जिला है उसकी कितनी लगती है? अगर हम गंगानगर की बात करें तो गंगानगर की जो सीमा लगती है पाकिस्तान से वो कितनी किलोमीटर है? 210 किलोमीटर है। उसी तरीके से अगर बीकानेर की बात करें दोस्तों, तो राजस्थान की जो बीकानेर का जो जिला है उसकी पाकिस्तान से कितनी सीमा लगती है? 168 किलोमीटर। जबकि अगर हम जैसलमेर की बात करें तो सबसे अधिक 464 किलोमीटर। और जब हम बाड़मेर की बात करें तो 228 किलोमीटर है सीमा की लंबाई। तो इस तरीके से अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी अगर हम बात करते हैं तो गंगानगर है 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि हमें इनमें से परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आरोही या अवरोही क्रम, आरोही या फिर अवरोही सीमा की जो लंबाई है उसके आधार पर, या आपसे पूछे जा सकते हैं जिलों की जो संलग्न जिले हैं, संलग्न जिले आपस में, उनके आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप अगर आरोही क्रम में रखें तो आरोही क्रम की अगर हम बात करते हैं तो आरोही क्रम आपका कौन सा रहेगा? सीढ़ियां चढ़ेगी, आपकी सीढ़ियां चढ़ती है। जैसे हम कर लेते हैं ये आ गया। तो सबसे बात अगर हम करें तो सबसे कम लंबाई जो है वो किसकी लगती है? बीकानेर। किसकी लगती है? बीकानेर। बीकानेर कितनी किलोमीटर? 168 किलोमीटर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो बीकानेर की लगती है। उसके पश्चात लगती है 210 किलोमीटर गंगानगर। गंगानगर की कितनी लगती है? 210 किलोमीटर। और उसके पश्चात आता है कौन सा? बाड़मेर। कौन सा आता है? बाड़मेर, जिसकी लंबाई कितनी है? 228 किलोमीटर। और फिर आता है जैसलमेर, जैसलमेर जिसकी 464 किलोमीटर। तो इस तरीके से ये जो आरोही और अवरोही क्रम का हम निर्धारण कर सकते हैं। तो ये जो है ऊपर की तरफ, ये कौन सा क्रम है? आरोही क्रम। तो एक तो ये ध्यान रखिए आरोही क्रम में क्या होगा? बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। और किस तरीके से? 168 किलोमीटर, 210 किलोमीटर, 228 किलोमीटर और 464 किलोमीटर। अगर अवरोही क्रम की बात करें तो ये आपका कौन सा क्रम होगा? अवरोही क्रम। कौन सा होगा? अवरोही क्रम। तो परीक्षा में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि निम्न में सही है कौन सा, एक सही नहीं है। आरोही क्रम या अवरोही क्रम संबंधी शर्तें पूछ ली जा सकती है। तो आप 2 क्वेश्चन ये निर्धारित रखोगे कि अगर आरोही क्रम रहेगा तो कौन सा क्रम रहेगा और अवरोही क्रम रहेगा तो ये कैसे रहेगा। इसके अलावा प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि संलग्न जिलों से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न में संलग्न जिलों से स्थिति सही कौन सी है और सही कौन सी नहीं है। तो संलग्न जिलों की बात करें तो सबसे पहले गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। गंगानगर से जुड़ा हुआ कौन सा जिला है हमारा? बीकानेर। कौन सा आता है? बीकानेर। और बीकानेर के बाद अगर हम बात करते हैं तो जैसलमेर, जैसलमेर। और जैसलमेर से संलग्न कौन सा है? बाड़मेर। तो आपको दोनों कंडीशन दी हो सकती है, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, यानी उत्तर से दक्षिण की दी सकती है
और दक्षिण से उत्तर की तरफ भी दी हुई हो सकती है। तो प्रश्न में संलग्न जिलों के आ जाए, अगर प्रश्न में ये दे रखा है गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, तो इसका अर्थ हमें कौन सा संलग्न जिले दे रखे हैं। और यदि हमें दे दिया जाए दक्षिण से उत्तर की तरफ, जैसे बाड़मेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है, गंगानगर, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है इससे आधारित दो प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो इनके आरोही और अवरोही क्रम। अच्छा, दूसरा आप ध्यान रखोगे कुल लंबाई है वो कितनी है, 1070 किलोमीटर, ये ध्यान रखोगे। और ये जो 1070 किलोमीटर की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, रेड क्लिफ रेखा। कौन सी रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। अब रेड क्लिफ रेखा क्यों कहा जाता है कि इस जो सीमा का जो निर्धारण किया गया है, ये एक जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन से थे, सर सिरिल रैडक्लिफ। कौन से थे, सर सिरिल रैडक्लिफ। सर सिरिल रैडक्लिफ एक जो सीमा निर्धारण की जो आयोग था उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने सीमा का निर्धारण किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा भी कहा जाता है। जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगती अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है उसकी लंबाई 1070 किलोमीटर है। और ये जो 1070 किलोमीटर है, इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा, इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। और क्यों कहा जाता है कि जो सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे, सर सिरिल रैडक्लिफ, उसके अध्यक्ष थे, उनके आधार पर इसको रेड क्लिफ रेखा कहा जा सकता है। इस तरीके से आप ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो याद रखोगे। का सबसे कम सीमा 168 किलोमीटर बीकानेर और सबसे अधिक 464 किलोमीटर किसकी है, जैसलमेर। इसके अलावा एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की जो सीमा है वो कहां से प्रारंभ होती है, गंगानगर, और जो अंतिम सीमा है वो कहां है, बाड़मेर। गंगानगर के जो प्रारंभिक बिंदु है वो कौन सा है, हिंदूमल कोट। ये भी ध्यान रखिएगा, हिंदूमल कोट। गंगानगर से अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो क्या होती है, प्रारंभ होती है। कहां से प्रारंभ होती है, गंगानगर के हिंदूमल कोट है वहां से प्रारंभ होकर जो बाड़मेर है उसका अंतिम जो शाहगढ़, शाहगढ़, यहां से यहां तक राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा कहां से प्रारंभ होती है, हिंदूमल कोट, गंगानगर से अंतिम सिरा शाहगढ़, बाड़मेर। हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि राजस्थान के जिलों, जिस तरीके से राजस्थान के जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा से लग रहे हैं, वैसे पाकिस्तान के कौन कौन से जिले हैं वो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है। तो अगली वीडियो